हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग चैप्टर 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन के क्वेश्चन 16 से 19 करेंगे और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 से। क्वेश्चन 16 है हमारे पास, लेट आई इज इक्वल टू करंट थ्रू ए कंडक्टर। आई हमें पता है ये करंट होता है कंडक्टर का, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, ये सब कुछ हमें पता है, हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि आई करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है और वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कहते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज क्वांटिटीज इक्वल्स द थर्ड। कहते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनमें से इन हमारे पास तीन क्वांटिटीज दी गई है ना, इन तीन क्वांटिटीज में से किन्हीं दो का प्रोडक्ट थर्ड के बराबर है, ये बोला गया है। ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस, हमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना है, उससे ओम्स लॉ बनाना है। देन डायमेंशनल फार्मूला फॉर आर एंड वी हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है और हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें कि तीन क्वांटिटीज दी हुई हैं, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, तीन चीजें दी हुई हैं। इसमें ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वैसे तो हमें ओम्स लॉ अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। हमें पता है कि इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट V के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमें फॉर्मूला निकाल के दिखाना है डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। तो स्टार्टिंग में हम ये मान के चलेंगे कि हमें नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हमें निकालना है फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे, उसके बाद देखो हमें डायमेंशंस भी दी हुई हैं, आर की डायमेंशंस दी हुई हैं, वी के डायमेंशंस दी हुई हैं। तो ये हम नोट कर लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ आर। तो चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि आर के डायमेंशंस आप कैसे निकालोगे। आर की डायमेंशंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू आर। तो हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की डायमेंशंस निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए हमने ओम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू आई आर। सबसे पहले हम इससे एक आर का फॉर्मूला निकालेंगे जो कि आएगा V अपॉन आई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V की डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले V की डायमेंशंस निकालते हैं, उसके बाद हम उसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास R की डायमेंशन भी आ जाएगी। तो डायमेंशंस ऑफ V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V। अब V के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं W अपॉन Q, क्योंकि ये आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि W इज इक्वल टू क्यू वी, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू वी होता है। तो हमारे पास W अपॉन Q आ गया। वर्क डन की डायमेंशंस क्या होती हैं, ml2t-2, ये हमने पुट की। और Q क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो यानी कि करंट इनटू टाइम, ये हमने इसके डायमेंशंस पुट कर दिए हैं। उसके बाद जब हम इसमें पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सॉरी, तो ये t ऊपर जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर -2 पड़ा है, ये ऊपर जाकर एक और -1 लेके आएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो ये बनेगा ml2t-3 और ये i ऊपर जाकर बनेगा -1। तो ये हमने डायमेंशन निकालनी है V की, और हमें जो क्वेश्चन में दी गई है V की डायमेंशंस वो भी यही दी हुई है, ml2t-3 i-1। तो ये हमने निकाल ली है। अब इस V के डायमेंशंस को हम पुट कर देंगे R के अंदर, तो डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस भी आ जाएंगी। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, V अपॉन I। V के डायमेंशंस ये है हमारे पास, ml2t-3 i-1 अपॉन में I। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक i-1 ऊपर पहले से पड़ा है, एक और i ऊपर जाएगा तो -1, एक और बनाएगा -1 मिलके -2 बना लेंगे। तो ये बन जाएगा ml2t-3 i-2। ये हमारे पास डायमेंशंस है R और V के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि R की डायमेंशंस मेरे पास आई हैं ml2t-3 i-2 और V की डायमेंशंस मेरे पास है ml2t-3 i-1। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया था कि V, I और R है आपके पास तीन क्वांटिटीज, इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे तो वो थर्ड के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, कुछ अलग चीज लेकर चलेंगे ताकि फॉर्मूला ही आ जाए। हमें तो पता है ना कि I और R को मल्टीप्लाई करके V आता है, लेकिन हम कुछ और लेकर चलते हैं। हम क्या करते हैं कि I इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे और ये मानेंगे कि V की कुछ पावर है A और R की कुछ पावर है B, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि ऊपर पावर्स क्या होंगी उसकी। तो नॉर्मली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस वाला।
देन आई की डायमेंशंस क्या होती हैं, आई तो करंट है, करंट की डायमेंशंस आई होंगी तो आई आएगी। वी की डायमेंशंस क्या है, ये हमारे पास पड़ी है, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, और ऊपर आ जाएगी पावर ए। देन है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डायमेंशंस क्या होती हैं, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू, और ऊपर पावर आ जाएगी बी। फिर हम क्या करेंगे, इस ए पावर को अंदर सॉल्व करेंगे, ये बनेगा एम ए एल टू ए टी की पावर माइनस थ्री ए आई की पावर माइनस ए। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे, ये बनेगा m पावर b l पावर टू बी t पावर माइनस थ्री बी आई पावर माइनस टू बी। देन अब हम क्या करेंगे, पावर्स को इकट्ठे करेंगे, ठीक है, m की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, m ऊपर पावर आएगी a प्लस बी, देन l टू ए प्लस टू बी आ जाएगा, टू ए प्लस टू बी, और t की पावर क्या आएगी, माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी, माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी, क्योंकि जब प्लस करेंगे तो प्लस का साइन तो खत्म ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। देन आई की पावर है माइनस ए माइनस टू बी। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आमने सामने। अब यहाँ पर m है लेकिन यहाँ पर m नहीं है, तो हम पावर्स में क्या रखेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि अगर यहाँ पर MLT नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी पावर जीरो है, कि MLT है लेकिन विद जीरो पावर्स है। अब देखो, अब हम कंपेयर करेंगे तो m की पावर यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर जीरो है, तो यानी कि फर्स्ट क्या आता है कि a प्लस बी जीरो है। देन टू ए प्लस टू बी जीरो के बराबर है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई, टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आती है कि माइनस ए माइनस टू बी, यहाँ पर पावर क्या है, वन है, तो हम इसको वन लेकर चलेंगे कि माइनस टू ए माइनस टू बी वन के बराबर है। अब ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस ए, या फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ए की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी, ये वहाँ जाकर माइनस होगा तो ए की वैल्यू आएगी माइनस बी, ठीक है। तो हमने ए इज इक्वल टू माइनस बी लिखा। अब इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे फोर्थ इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस एक तो पहले से ही है और ए की जगह आएगा माइनस बी माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, ये बनाएगा प्लस बी माइनस टू बी इज इक्वल टू वन। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी बनेगा, बी की वैल्यू आई माइनस वन, तो बी की वैल्यू आ चुकी है माइनस वन। इस बी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन, यानी कि ए की वैल्यू आई वन। तो यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। अब इसको हम पुट कर देंगे नंबर वन में, ये नंबर वन है मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो। जब हम इसको नंबर वन में पुट करेंगे, पुट इन वन आई इज इक्वल टू वी, ए की पावर है वन, तो ऊपर मत लिखो, उस वन की पावर को मत लिखो। देन है आर, बी की पावर है माइनस वन, मतलब बी की वैल्यू है माइनस वन, तो यहाँ पर आएगा माइनस वन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो माइनस वन पावर का मतलब क्या होता है कि वो नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में है। तो बन गया हमारा फॉर्मूला। हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से हमने i का फॉर्मूला अगर निकाल के देखें तो v अपॉन आर आएगा, और यहाँ पर भी वही आंसर है। और स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, i इज इक्वल टू वी आर मान के चले थे, हमने गलत माना था पहले स्टार्टिंग में, देखो फॉर्मूला खुद ही सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे यूज करना है और कैसे फॉर्मूला निकालना है आप यहाँ से समझ गए होंगे। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ कैपिटल L बिटवीन द नोड्स, the tension capital F in the string and its mass per unit length small m. Guess the expression for its frequency from dimensional analysis. अब हमें ये दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी, कोई स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट कर रही है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हमें वो दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। डिपेंड करने का दिया हुआ है तो हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, लेंथ L बिटवीन द नोड्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है, फोर्स, फोर्स कौन सी है, टेंशन है, ठीक है, जो स्ट्रिंग के अंदर लग रहा है तो उसकी फोर्स, और मास पर यूनिट लेंथ, तो हम इसको कैपिटल M की फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसको साइड में लिख लेंगे कि जो कैपिटल M है वो m अपॉन L है, ठीक है। कैपिटल M हमने नॉर्मली वैसे लिख दिया है ताकि इजी रहे सॉल्व करना, ठीक है, लेकिन जो कैपिटल M की वैल्यू है वो है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको याद रखना है हमें। अब क्या करना है, इनकी कुछ पावर सेलेक्ट कर लेनी है, A, B और C।
उसके बाद हम क्या करेंगे, डायमेंशंस पुट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू आएगा, देन आएगा एक कांस्टेंट स्मॉल k, l की पावर a, f की पावर b, कैपिटल M की पावर c। देन डायमेंशंस पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या होती है, t पावर -1, उसके बाद है कांस्टेंट स्मॉल k, देन है लेंथ, लेंथ को हम ऐसे पुट कर देंगे, a आएगा। फोर्स क्या होता है, mlt -2, mlt -2, और इसकी पावर आ जाएगी स्मॉल b। देन है कैपिटल M, कैपिटल M की डायमेंशंस क्या बनेगी, ऊपर मास है, नीचे लेंथ है, ml-1, तो डायमेंशंस बनेगी ml-1, और ऊपर पावर में आएगा c। अब इनकी पावर्स को हम इकट्ठे कर देंगे तो क्या बनेगा, कांस्टेंट k को हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं, तो उसको हमने हटा दिया। देन m, उससे पहले हम पावर सेट कर लेते हैं, जैसे l पावर a, m पावर b, l पावर b, t पावर -2b, इसकी हमने डायमेंशंस लिख दी हैं। देन बनेगा m पावर c, l पावर -c, ये भी हमने अच्छे से लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, mlt को इकट्ठे करेंगे। सबसे पहले m को लिखते हैं, इसकी पावर b है, इसकी पावर c है, यानी कि b + c। देन l की बारी, a, b और -c, यानी कि तीनों मिलाकर a + b - c, ये हो गई l की पावर। फिर है t, t की पावर है -2b, तो ये हमने इसको लिख दिया है mlt की फॉर्म में। और यहाँ पर क्या था, t-1। अब क्योंकि यहाँ पर mlt है तो हम यहाँ पर भी mlt लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ t है, m और l कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m0 l0। अब क्या करना है, कंपेयर करना है पावर्स को। यहाँ पर m की पावर 0 है, यहाँ पर b + c है, तो 0 = b + c बनेगा। सेकंड बनेगा 0 = a + b - c, ये बनेगा। और -1 = -2b। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है, b की वैल्यू आ चुकी है। इस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, 0 = 1/2 + c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, तो यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों भी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा, 0 = a + 1/2 माइनस एक माइनस ये भी लेकर आ रहा है, तो -1/2, ठीक है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो a + 1/2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/2 हो गया। देन 0 = a, 1/2 ऐड करोगे तो 1 बनेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, और a की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है। अब इन तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे, नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब वैल्यूज पुट होंगी तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी, k, l पावर में a है, a की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर बनेगा -1। f की पावर b है, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है, b की वैल्यू आएगी 1/2। m की पावर है c, ठीक है, और c की जगह क्या है, -1/2, तो यहाँ पर हमने लिखा -1/2। अब इसकी वैल्यूज को हम अरेंज करते हैं, जो माइनस पावर्स हैं उनको नीचे ले आएंगे। यहाँ पर बनेगा k, l नीचे आकर यहाँ पर बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव पावर में आ जाएगा। ऊपर है f पावर 1/2, और ये m आ जाएगा नीचे 1/2 के साथ। अब क्योंकि 1/2 पावर क्या होती है, रूट होती है, 1/2 पावर को हम रूट बोलते हैं, तो हम यहाँ पर रूट लगा देंगे। ये बनेगा k/L, और f/m, इसको हम रख देंगे रूट के अंदर। और यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाल लिया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला तैयार कर दिया। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। हमें 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें ये चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि LHS और RHS दोनों की डायमेंशंस बराबर आनी चाहिए। अगर वो बराबर आ जाएं तो हम बोल सकते हैं कि यस दे आर डायमेंशनली करेक्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि H = 2s cos थीटा अपॉन रो RG, 2s cos थीटा अपॉन रो RG। अब यहाँ पर हमें नीचे दिया हुआ है कि वेयर s = सरफेस टेंशन, s सरफेस टेंशन है, ठीक है, और रो क्या है, डेंसिटी, r होगा लेंथ, और g क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो LHS लेकर चलेंगे पहले,
एल एच एस है एच, एच क्या होता है, एक लेंथ होती है, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगी एल, यानी कि एल एच एस में जो डायमेंशंस है वो तो एल है सिर्फ। और आर एच एस निकालते हैं, आर एच एस में क्या है 2 × s, 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होंगी, ना ही cos थीटा की कोई डायमेंशन होंगी, तो ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ डायमेंशन होगी सरफेस टेंशन की। और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कितनी पर यूनिट लेंथ में कितनी फोर्स लग रही है वो सरफेस टेंशन होती है। तो सरफेस टेंशन की अगर हम डायमेंशन निकालें तो बनेगी mlt-2/L, जहां पर L से L कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा mt-2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस टेंशन की डायमेंशंस बनेगी m⁻t-2 अपॉन में है रो आर जी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m/L³। तो ये इसकी डायमेंशंस बनेगी ml⁻⁻3। आर की डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ वाली, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि Lt-2। तो ये हमने सभी डायमेंशंस पुट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m⁻t-2 और नीचे हम क्या करेंगे, mlt को इकट्ठे कर देंगे, तो m है यहाँ पर और l, यहाँ पावर है -3, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर पावर है 1, यानी कि -3 + 1 + 1, -3 + 2 और -1 आएगा, तो l की पावर आई -1 और t की पावर क्या है -2, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो m से m कैंसिल हो रहा है और t पावर -2 से t पावर -2 कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास क्या बचेगा 1/L पावर -1। जब इसको हम ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो यहाँ पर बनेगा L, जहाँ पर हमारे पास RHS की भी डायमेंशंस क्या आ चुकी है लेंथ में, और LHS की भी डायमेंशंस लेंथ में थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज LHS = RHS, देयरफॉर इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहां से फॉर्मूला प्रूव हो जाता है कि डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास v = √p/ρ। v = √p/ρ है, जहां पर LHS में वेलोसिटी है और RHS में एक प्रेशर है और एक हमारे पास डेंसिटी है। प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती हैं, फोर्स अपॉन एरिया वाली, फोर्स क्या है mlt-2 और एरिया होता है L²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा ml-1 t-2। तो ये हमारे पास आई प्रेशर की डायमेंशंस। सबसे पहले हम LHS लेकर चलते हैं। LHS में क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं Lt-1। तो यहाँ पर तो हमारे पास LHS में आएगा Lt-1, और जब हम इसको RHS को सॉल्व करेंगे, RHS में क्या है, अंडर रूट में p/ρ, अंडर रूट लगाएंगे, p की डायमेंशंस क्या है ml-1 t-2 अपॉन, देन हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ml-3। ये हमारे पास नीचे डेंसिटी की डायमेंशंस आ चुकी है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ थोड़ा, ml-1 t-2, यहाँ पर बनेगा ml-3, जहाँ पर m से m तो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, m से m कैंसिल हुआ, ये l पावर -3 है, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी और -1 से मिलकर 2 बनाएगी, तो यहाँ पर रूट में बनेगा L²। और t क्या है हमारे पास, t क्या है हमारे पास -2 पावर में है, इसको हम लिख देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि नेगेटिव पावर थी, हमने इसको नीचे लाकर पॉजिटिव कर दिया। देन जब ये रूट से बाहर आएंगे, जब ये रूट से बाहर आएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा L/T, और जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये बनेगा Lt-1, क्योंकि t ऊपर जाकर नेगेटिव पावर के साथ आएगा। तो इसकी डायमेंशंस RHS की और LHS की डायमेंशंस दोनों सेम है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हो जाता है। सी पार्ट है हमारे पास, v = पाई P r⁴ स्मॉल t 8 ईटा स्मॉल l। अब यहाँ पर v क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होंगी, सबसे पहले हम इसको सॉल्व भी करना शुरू कर देते हैं। LHS में क्या आएगा, v है, और v की डायमेंशंस होती हैं वॉल्यूम वाली, तो यानी कि L3। ये तो हमारे पास आ गया LHS। जब RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS क्या बनेगा, पाई की तो कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। देन हमारे पास है प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन दोबारा से आप याद रखना कि फोर्स अपॉन एरिया से निकालना है, जो कि होता है mlt-2, अपॉन में आएगा एरिया जो कि L² होगा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये बनेगा ml-1 t-2। ये तो हमारे पास है प्रेशर की डायमेंशंस। देन है r⁴, r क्या है, लेंथ की डायमेंशंस लेकर आएगा, तो L⁴ हो जाएगा।
देन टी क्या होता है टाइम, और टाइम आएगा कैपिटल टी की डायमेंशंस के साथ, अपॉन में 8 की कोई डायमेंशंस नहीं होती। ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है ml-1 t-1। जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियोस देख लो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसकी डायमेंशंस कैसे आई हैं। तो ये बनेगा ml-1 t-1, ईटा की डायमेंशंस आ चुकी हैं। देन एल क्या है, लेंथ है, तो इसको हम लिखेंगे एल की फॉर्म में। अब यहाँ पर ये देख लो कि कहीं कुछ कटिंग तो नहीं हो रही है, जब कटिंग करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक l से जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर पावर 3 बचेगी, और तो हमारे पास कुछ कैंसिल ये हो रहा है l से पावर, ठीक है, l से l कैंसिल हो गया, और जब हम t को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -1, तो t पावर -1 बचेगी हमारे पास, बचेगा t पावर -1 और l क्यूब, और यहाँ पर है t, यहाँ पर t पावर -1 है, यहाँ पर t है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास डायमेंशन बचेंगे सिर्फ l क्यूब, जो कि हमारे पास LHS में भी है, और LHS RHS बराबर हो गए हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हो चुका है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट mg/l अपॉन कैपिटल आई। अब यहाँ पर जो कैपिटल आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब v है हमारे पास, LHS की डायमेंशंस क्या होंगी, सॉरी v नहीं, न्यू है हमारे पास, ये न्यू की डायमेंशंस क्या होंगी, t पावर -1, ठीक है। फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे, RHS में सबसे पहले हमारे पास आया 1/2 पाई, अब न्यूमेरिक वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। फिर हमारे पास है रूट में है mgl, m यानी कि मास, तो मास की डायमेंशंस। उसके बाद है g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आएंगी। देन l है, l की डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ वाली, तो l आ चुका है यहाँ पर। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr², यानी कि m और लेंथ का स्क्वायर, तो ये इसकी डायमेंशंस आ चुकी हैं। अब जब हम इसमें कुछ कटिंग वगैरह देखते हैं तो कटिंग क्या होगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक l ये रहा, एक l ये रहा, l² हो जाएगा, और नीचे l² पड़ा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट में t पावर -2। जब इसको हम पॉजिटिव पावर में लिखेंगे तो बनेगा 1/t², और ये आ जाएगा रूट में, स्क्वायर से बाहर जाएगा रूट, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t बचेगा, और इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, t पावर -1, और यही डायमेंशंस है हमारे पास LHS में। LHS RHS बराबर प्रूव हो गया, तो यहाँ से क्या होगा कि फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस इज, उसके बाद इक्वेशन दी हुई है, हमें प्रूव ये करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इक्वेशन में हमें ये बताया गया कि जो हमें a और x इन्होंने यूज किया है वो क्या है, लेंथ ही है हमारे पास, तो लेंथ की डायमेंशंस आएंगी इसके अंदर, हमें ये चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस है या नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, जब डायमेंशंस पुट करेंगे तो LHS में क्या डायमेंशंस बनेगी, LHS है हमारे पास, इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, इंटेग्रल दिया हुआ dx अपॉन अंडर रूट a² - x², dx एक लेंथ की डायमेंशन लेकर आएगा, तो लेंथ की डायमेंशंस आएंगी, अंडर रूट में क्या बनेगा, l² - l²। अब आप ये मत सोचना कि l² से l² माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। हमें ये सोचना है कि लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो माइनस होकर कुछ लेंथ ही आएगी ना हमारे पास, यानी कि इन दोनों को माइनस करके कुछ लेंथ ही आने वाली है, और वो भी स्क्वायर ही होगा, तो यानी कि यहाँ पर l की डायमेंशंस, और हमारे पास यहाँ पर आएगा l², ठीक है, l² की डायमेंशंस आएंगी। जब ये स्क्वायर से बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, l/l, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास आंसर क्या है, 1। और अगर हम l की फॉर्म में लिखें तो उसको ये लिख सकते हैं कि l की पावर 0 आई है हमारे पास, ठीक है, यानी कि l की पावर कुछ नहीं बची है, 0 आ चुकी है। देन हमारे पास आया RHS, अगर RHS में भी ऐसा हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है। RHS में क्या है हमारे पास, 1/a, सिर्फ 1/a है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स में ये एंगल की फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी l/l कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है, कैंसिल होकर ये तो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल ही, तो यानी कि हमारी डायमेंशन जो बचेगी वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये क्या आएगा, 1/l, और ये क्या बन जाएगा, l पावर -1। यहाँ पर क्या हुआ कि LHS की डायमेंशंस RHS वाली डायमेंशन के बराबर नहीं आ रही है, जब बराबर नहीं आएंगी तो हम बोल देंगे दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।